हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी मैकेनिकल में स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेकाट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 9 की। अभी तक हम लोग ने मेकाट्रॉनिक्स में फिनिश कर लिया है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर को। पीएलडी में हमारा एक पार्ट और बचता है जो कि हमारा पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे पीएलसी को, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर को, और ये जो हमारा कंप्लीट कोर्स वर्क होगा पीएलसी का वो 2 से 3 लेक्चर के अंदर फिनिश हो जाएगा। देखिए, इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारा माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर और लास्ट में हमारा पीएलसी। प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस में इन्हीं 3 एरिया से अभी तक क्वेश्चन आए हैं। ऑलरेडी हम लोग ने माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व कर लिया है। सिमिलरली पीएलसी पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम लोग आने वाले 2 लेक्चर्स के अंदर फिनिश कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पीएलसी होता क्या है। PLC is a industrial computer that monitors input, take decision based on its program and control outputs to automate a process or machine। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि PLC जो होता है वो आपका एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर होता है जिसका काम होता है इनपुट को मॉनिटर करना और उन इनपुट के बेसिस पे जो भी कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम स्टोर है, जो भी मेमोरी के अंदर प्रोग्राम स्टोर है, उस बेसिस पे डिसीजन को लेना सो दैट हम लोग किसी प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकें या फिर किसी पर्टिकुलर मशीन को ऑटोमेट कर सकें विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल आउटपुट्स। जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट की हेल्प से हम लोग किसी भी प्रोसेस को अगर ऑटोमेट कर सकते हैं या फिर किसी मशीन को ऑटोमेट कर सकते हैं तो इस टाइप के इंडस्ट्रियल कंप्यूटर को हम लोग बोलेंगे पीएलसी, यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट में लिखा है टू कंट्रोल एक्सटर्नल डिवाइसेस most of the computers are not industrially hardened, that mean not designed to withstand temperature, humidity, vibration on soft floors। होता क्या था फ्रेंड्स कि जो भी हमारे सॉफ्ट फ्लोर्स होते हैं, जो भी हमारी इंडस्ट्री में सॉफ्ट फ्लोर्स होंगे, वहां पे वाइब्रेशन भी मिलेगा आपको, टेम्परेचर भी रहेगा, ह्यूमिडिटी भी रहेगी। तो उस बेसिस पे हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो डिजाइन नहीं होते हैं। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स, आप लोग थर्ड पॉइंट भी देख सकते हो। ऑल्सो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ जनरल पर्पज माइक्रो कंप्यूटर आर नॉट इंजीनियर्ड टू हैंडल हाई लाइन वोल्टेज एंड करंट। तो जो भी हमारा नॉर्मल माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो हाई लाइन वोल्टेज और करंट के लिए डिजाइन नहीं होते हैं। ठीक है, जो भी हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर्स यूज करते हैं उनका जो पर्पज रहता है वो बहुत ही सिंपल सा रहता है, वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड डिजाइन नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमको इंडस्ट्री में कंप्यूटर की नीड थी जो इनपुट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर सके और कंप्यूटर के अंदर जो भी हमने मेमोरी में प्रोग्राम को स्टोर किया है उस बेसिस पे कुछ डिसीजन ले सके और उस डिसीजन को इस वे में इंप्लीमेंट करे कि जो हमारा आउटपुट है उसको हम लोग किसी पर्टिकुलर प्रोसेस या फिर किसी पर्टिकुलर मशीन को ऑटोमेट करने में इजीनेस हो। ठीक है, तो इसलिए हमको पीएलसी की नीड पड़ी। फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए, इस स्लाइड में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है पीएलसी इज अ डिजिटल कंप्यूटर डिजाइंड फॉर मल्टीपल इनपुट एंड आउटपुट अरेंजमेंट्स, एक्सटेंडेड टेम्परेचर रेंज, इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रिकल नॉइज एंड रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट एंड वाइब्रेशन। तो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली सिमिलर थिंग्स हम लोग ने लास्ट स्लाइड में देखा था कि पीएलसी आपका एक डिजिटल कंप्यूटर होगा जहां पे आपके पास मल्टीपल इनपुट और आउटपुट का अरेंजमेंट होगा, या आप बोल सकते हो मल्टीपल इनपुट और आउटपुट को डील कर सकता है हमारा कंप्यूटर। और जो हमारा सराउंडिंग होगा वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर वेरिएशन भी अगर हो रहा हो या किसी टाइप की नॉइज जनरेट हो रही हो या किसी टाइप का वाइब्रेशन, इम्पैक्ट, इस टाइप की चीजें भी डेवलप हो रही होंगी, तो वहां पे हमारा जो पीएलसी है वो वर्क कर सकता है। जबकि जो हमारे नॉर्मल माइक्रो कंप्यूटर्स होते थे वो वहां पे इस पर्टिकुलर फंक्शन को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो देखिए, सेकंड पॉइंट कह रहा है पीएलसी इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रोलर दैट कुड बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म रिले लॉजिक कंट्रोल फंक्शनली। ठीक है, तो पीएलसी क्या होता है, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है उसी का एक एडवांस वर्जन आप कह सकते हो कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसी का एडवांस वर्जन है जिसका यूज हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं और इसको हम लोग प्रोग्राम भी कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग से होगा क्या कि जो आपके रिले लॉजिक कंट्रोल की फंक्शनैलिटी होती है उसको हम लोग परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम लोग यहाँ पे जितने भी रिले लॉजिक कंट्रोल की फंक्शनैलिटी होती है इसको हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये रिले लॉजिक कंट्रोल की फंक्शनैलिटी क्या होती है इसको हम लोग आने वाली स्लाइड में समझेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट क्या है, पीएलसी आर रगेड इन नेचर। रगेड का मतलब क्या होता है, रफली हैंडल।
तो फ्रेंड्स जो हमारे पीएलसी होते हैं इसको हम लोग इंडस्ट्रियल शॉप फ्लोर के अंदर रफली यूज कर सकते हैं। दैट मीन पीएलसी आर डिजाइन टू विदस्टैंड वाइब्रेशन, नॉइज, टेम्परेचर, मॉइस्चर और जितने भी ऐसे फैक्टर होंगे वहां पे हमारा पीएलसी इजीली फंक्शन कर सकता है या इजीली वर्क कर सकता है इन कंपेरिजन विथ नॉर्मल माइक्रो कंप्यूटर। जो हमारे नॉर्मली माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो इस फंक्शन को सर्व नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग को पीएलसी की नीड पड़ी थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए पीएलसी रिप्लेसेस रिले लॉजिक। जो हमारा पीएलसी था उसने रिप्लेस किया था रिले लॉजिक को। और रिले लॉजिक क्या होता है? रिले लॉजिक इज अ हार्डवायर कंट्रोल सिस्टम यूजिंग इंस्ट्रूमेंटेशन रिलेज, कॉन्टेक्टर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, टाइमर्स, स्विचेस एंड एक्चुएटर्स। तो फ्रेंड्स मतलब है कि जो हमारा रिले लॉजिक है वो एक हार्डवायर कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन रिलेज, कॉन्टेक्टर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, टाइमर्स, स्विचेस, एक्चुएटर्स इन सारी चीज़ों का यूज करता है। अब बात करते हैं हार्डवायर कंट्रोल सिस्टम की। तो हार्डवायर कंट्रोल सिस्टम क्या चीज़ है? लेट्स से फ्रेंड आपके पास एक सिचुएशन है जिसमें आपके पास 4 डिफरेंट कंप्रेसर्स हैं और उनमें आप चाहते हो कि जो आपके फर्स्ट 2 कंप्रेसर हैं यानी 1 और 2 वाला जो कंप्रेसर है वो एक साथ रन करे और जो आपका 3rd और 4th कंप्रेसर है वो एक साथ रन करे। ठीक है, जब आप पावर सप्लाई ऑन करो तो उसमें सिर्फ फर्स्ट 2 कंप्रेसर या तो रन करें या फिर आपके 3rd और 4th वाले कंप्रेसर रन करें। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप लोग क्या करोगे? इसके लिए आप लोग कॉन्टेक्टर्स, कॉइल्स इन सारी चीज़ों का यूज करते हुए वायरिंग करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, जो रिले लॉजिक होता था यहाँ पे आपको वायरिंग करनी पड़ती थी। एक एक लॉजिक जो भी आपने 1 और 2 कंप्रेसर आपको एक साथ रन कराना है तो इसके लिए आपने जो वायरिंग की वो अलग रहेगी। जो आपका 3rd और 4th कंप्रेसर एक साथ रन कराना है उसके लिए वायरिंग अलग होगी। फिर आप चाह रहे हो कि जब आप मेन पावर सप्लाई ऑन करो तो उसमें से आइदर 1 और 2 वाला कंप्रेसर रन करे और 3 और 4 वाला कंप्रेसर रन करे, तो इसके लिए भी आपकी वायरिंग अलग हो जाएगी। तो ओवरऑल वायरिंग यहाँ पे बहुत ढेर सारी इन्वॉल्व हो जाती है अगर आप लोग रिले लॉजिक का यूज करते हो। लेकिन फ्रेंड्स पीएलसी के एप्लीकेशन से हमको जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिला कि जो हमारा वायरिंग था वो रिड्यूस हो गया और हम लोग अब प्रोग्रामिंग के हेल्प से जितनी भी वायरिंग थी उसको मिनिमाइज या आप बोल सकते हो ऑप्टिमाइज यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा पीएलसी सिस्टम था इसके अंदर हमने प्रोग्रामिंग करी। प्रोग्रामिंग से हमको फायदा ये हुआ कि हमको डिफरेंट लॉजिक डायरेक्टली प्रोग्राम में हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते थे। और हमने क्या किया, हर एक कंप्रेसर जो हमारा 1, 2, 3, 4 कंप्रेसर है इन चारों कंप्रेसर के करस्पॉन्डिंग हमने एक आउटपुट निकाल लिया और इन आउटपुट को एज पर आर रिक्वायरमेंट हम लोग ने सेटअप कर लिया अपने प्रोग्राम में और फाइनली हमने उसको रन करा लिया। ठीक है, और फ्रेंड्स लेट्स से आपने अब रिक्वायरमेंट अपनी बदली। अब आप चाह रहे हो कि जो आपका फर्स्ट और 3rd कंप्रेसर है वो एक साथ रन करे और जो आपका 2nd और 4th कंप्रेसर है वो एक साथ रन करे। तो इसके लिए जो हमारे रिले लॉजिक वाले सिस्टम होते थे वहां पे आपको फिर से वायरिंग में चेंजेस करने पड़ेंगे, फिर से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक वायर में जा करके चेंजेस करने पड़ेंगे या फिर आपको एक नया पूरा वायरिंग करनी पड़ जाएगी। ठीक है, लेकिन जो हमारा पीएलसी सिस्टम था वहां पे हमने सिर्फ प्रोग्रामिंग में चेंज किया और जो हमारा आउटपुट था, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो ये एडवांटेज था जिसके चलते हम लोग को पीएलसी की तरफ स्विच करना पड़ा। तो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो टॉप में लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम बना है उसको देखिए। यहाँ पे आपको 2 सर्किट दिख रही होंगी, इनपुट सर्किट, आउटपुट सर्किट। इनपुट सर्किट में आपको दिख रहा होगा कि आपके पास एक मेटेलिक रॉड है जिसके ऊपर मैंने कॉपर की वाइंडिंग कर रखी है और उसको हम लोग ने बैटरी के थ्रू पावर सप्लाई किया है और एंड में लगा है आपका मैग्नेट। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे ही हम लोग पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लग जाएगी। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण जो आउटपुट सर्किट में हमारा कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर में आपको दिख रहा होगा AB और AB1। तो फ्रेंड्स इनिशियली जो हमारा आर्मेचर रहता है वो AB रहता है। ठीक है, AB के अलॉन्ग रहेगा, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो ये जो B से कनेक्शन है वो लूज होगा और आर्मेचर पहुंच जाएगा B1 पॉइंट पे, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली ओपन कंडीशन। तो इसमें क्या होगा, नॉर्मली ओपन कंडीशन में जैसे ही हमारी सर्किट फुलफिल होगी तो ये जो करंट है वो मोटर से होते हुए पास होने लग जाएगा। तो फाइनली जो हमारे मोटर है आउटपुट सर्किट में वो रन करने लगेगी। तो फ्रेंड्स अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमने पावर सप्लाई को ऑन नहीं किया था तो हमारा जो सर्किट था वो AB के अलॉन्ग था। ठीक है, और जब हमने पावर सप्लाई को ऑन कर दिया तो पावर सप्लाई के ऑन होते ही जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी वो जनरेट हुई। मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने के कारण जो कॉन्टैक्ट AB के अलॉन्ग था अभी तक वो लूज होकर के
पॉइंट ए से B1 के अलोंग हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली ओपन, जिसको मैंने NO लिखा है उसका मतलब होता है नॉर्मली ओपन कंडीशन। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में जो हमारा करंट है वो फ्लो होने लगेगा और इस पर्टिकुलर सर्किट में लगी है मोटर, तो जैसे ही करंट मोटर से पास होगा तो हमारी जो मोटर है वो रन करने लग जाएगी। तो फ्रेंड्स अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे कैसे जो हमारे नॉर्मली क्लोज्ड था NC कंडीशन से कैसे हम लोग NO कंडीशन में पहुंचे, यानी जो हमारा अभी तक कॉन्टैक्ट AB के लॉन्ग था वो कैसे AB1 पे गया होगा। तो आप लोग राइट हैंड साइड में देखो, मैंने डायग्राम बनाया हुआ है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सिस्टम, नीचे में आप देखिए सिस्टम दिख रहा होगा। तो इस सिस्टम में होता क्या है कि आपके पास एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसके ऊपर कॉपर की वाइंडिंग लगी होती है और इसके जस्ट ऊपर एक रहता है आर्मेचर कनेक्टेड और वो आर्मेचर बेस से कनेक्टेड रहता है स्प्रिंग की हेल्प से, ठीक है, आर्मेचर आपका स्प्रिंग की हेल्प से कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो ये जो आर्मेचर का मूवमेंट है वो होना स्टार्ट कर देगा और इसको जो हमारा आर्मेचर के मूवमेंट है इसको कंट्रोल करेगी हमारी स्प्रिंग, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा जिसके कारण आर्मेचर का मोशन अप एंड डाउन होगा, लेकिन इस मोशन को भी कंट्रोल करता है हमारा स्प्रिंग। तो फ्रेंड्स स्प्रिंग और मैग्नेट की कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम लोग यहाँ पे NC से NO कंडीशन की तरफ स्विच कर पाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास एक मेटेलिक रॉड रहती है, मेटेलिक रॉड पे हम लोग कॉपर की वाइंडिंग कर देते हैं और बैटरी की हेल्प से इस पर्टिकुलर वाइंडिंग में क्या करेंगे, हम लोग पावर को सप्लाई करेंगे जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण जो हमारा आर्मेचर है वो अप एंड डाउन का मोशन करेगा जिसकी हेल्प से जो हमारा NC कॉन्टैक्ट है वो लूज होके NO में जाएगा या फिर NO से NC की तरफ हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी पर्टिकुलर प्रोसेस होती है यूज रिले लॉजिक के अंदर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ इस पर्टिकुलर स्लाइड में देख पा रहे होगे एक मेटेलिक रॉड है जिसके ऊपर कॉइल दिख रही होगी आपको, वो कॉपर की वाइंडिंग है, ठीक है, और इसके ऊपर आप देख पा रहे होगे एक आर्मेचर कनेक्टेड है। आर्मेचर से कॉन्टैक्ट जो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे कॉन्टैक्ट लूज होगा या ओपन होगा, जो हमारा NC था नॉर्मली क्लोज्ड और जो हमारा NO था नॉर्मली ओपन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और आर्मेचर कनेक्टेड है स्प्रिंग की हेल्प से, ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोग ने सीखा कि जो PLC है उसने रिले लॉजिक को रिप्लेस किया था। रिले लॉजिक क्या होता है इसको भी हम लोग ने ऑलरेडी सीख लिया है। अब बात करते हैं कि रिले लॉजिक के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही थी। तो हमें पता है कि रिले लॉजिक एक हार्ड वायर कंट्रोल सिस्टम है, वहाँ पे वायरिंग हम लोग बहुत ढेर सारी अमाउंट में यूज करते हैं जिसके कारण क्या होगा, रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्विच बोर्ड स्पेस। स्विच बोर्ड में जो स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी वो बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी वायरिंग का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो होगा वो भी इंटेंसिव होगा, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि इतना ढेर सारा वायर है जिसका कनेक्शन आपको बार बार करना पड़ेगा या फिर हर एक चेंजेस के लिए आपको बार बार कनेक्शन में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, इंस्टॉलेशन आपके लिए ईजी नहीं होने वाला। ट्रबल शूटिंग इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो अगर मान लीजिए कोई जो आपने वायरिंग की है उसमें कोई कॉन्टैक्ट लूज होगा तो आप लोग को मैनुअली वो सारी चीज़ें जा करके दूर करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है, ठीक है। मॉडिफिकेशन इज कॉम्प्लिकेटेड एंड टेडियस। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो भी हमने वायरिंग करी थी वो फर्स्ट और सेकंड कंप्रेसर को एक साथ रन करने के लिए और थर्ड और फोर्थ कंप्रेसर को एक साथ रन करने के लिए की थी। और मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए आपने कुछ चेंजेस किए, अब आप चाह रहे हो कि फर्स्ट और थर्ड कंप्रेसर एक साथ रन करे और सेकंड और फोर्थ कंप्रेसर एक साथ रन करे, तो इसके लिए आपको फिर से वायरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी का काम करता है। आपने कुछ भी मॉडिफिकेशन किया, हर एक मॉडिफिकेशन के लिए आपको फिर से एक बार वायरिंग करनी पड़ जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स PLC में ऐसा नहीं था। PLC में हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जो भी हमारे पास लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं उनकी हेल्प से हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे और उस प्रोग्रामिंग से क्या होगा कि जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो, जो भी आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, वो सिर्फ आपको प्रोग्राम में करना पड़ेगा, आपको हार्डवायर कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है, आपकी जो वायरिंग होती है वो रिड्यूस हो जाती है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, और जो भी आप लोग मॉडिफिकेशन चाहते हो वो भी आप लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। जो भी आपने लॉजिक ऑपरेशन से प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम के अंदर आप चेंज करोगे, आपको कोई भी वायरिंग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी PLC सिस्टम के अंदर। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आप लोग लास्ट पॉइंट पे आ जाओ। रिले ऑपरेट्स ऑन 3 टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स, नॉर्मली ओपन जिसको हम लोग ने NO बोला, नॉर्मली क्लोज्ड जिसको मैंने NC बोला, सिमिलरली कॉमन, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख पा रहे होगे जो पॉइंट A है वो है हमारा कॉमन, ठीक है।
पॉइंट बी है वो है हमारा एनसी यानी कि नॉर्मली क्लोज्ड, ठीक है। और जो हमारा पॉइंट B1 है वो है हमारा नॉर्मली ओपन। तो जब हमारा ए बी आपस में कनेक्ट होगा तो हम बोलेंगे नॉर्मली क्लोज्ड सर्किट, और जब हमारा ए से B1 कनेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे नॉर्मली ओपन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग लॉजिक ऑपरेशंस का यूज करते हैं, जो भी हमारा और गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, नैंड गेट हो गया, जितने भी हमारे गेट होते हैं उन सारी चीज़ों का यूज करते हैं। और उन गेट में हम लोग इन एनसी और एनओ वाला जो सर्किट है इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग का पार्ट कुछ देखेंगे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज होंगी, वहाँ पे इस चीज़ को आप लोग और डिटेल में समझ सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है PLC आर जनरली यूज्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ऑटोमेशन इन ओपन लूप सिस्टम वेयर प्रोसेस आर टू बी परफॉर्म्ड इन सिक्वेंशियल मैनर, ठीक है। तो PLC जो होता है वो नॉर्मली हम लोग ऑटोमेशन को इन्वॉल्व करने के लिए ओपन लूप सिस्टम में यूज करते हैं। जो भी हमारा ओपन लूप सिस्टम होता है वहाँ पे ऑटोमेशन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए यूज करते हैं, और इसमें जो प्रोसेस होती है वो सिक्वेंशियल मैनर में होती है, ठीक है। कैसे होती है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, जब हम लोग प्रोग्रामिंग देखेंगे वहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज होंगी, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट है ऑटोमेशन ऑफ असेंबली लाइन्स। तो जो भी हमारा इंडस्ट्री के अंदर असेंबली लाइन्स होती हैं उनको ऑटोमेट करने के लिए हम लोग PLC का यूज करते हैं, ठीक है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जनरली डिजाइन फॉर MIMO सिस्टम। यानी MIMO का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। तो ये जो हमारा PLC सिस्टम होता है इसको डिजाइन किया जाता है मल्टीपल इनपुट लेने के लिए और मल्टीपल आउटपुट देने के लिए, ठीक है। तो ये जो सिस्टम रहेगा वो MIMO टाइप होता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट है इंस्ट्रक्शन आर सेव्ड हेयर इन नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे रोम में स्टोर होंगी। जो हमारा रीड ऑनली मेमोरी होता है, जो हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, उसके अंदर सारी की सारी इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है। जब आपका पावर शट ऑफ होगा तो ये सारी जो आपने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो भी आप PLC के अंदर इंस्ट्रक्शन देते हो, वो सारी चीज़ें सेव रहती हैं, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, PLC इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सॉलिड स्टेट डिवाइस। सॉलिड स्टेट का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखिएगा। PLC इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सॉलिड स्टेट डिवाइस एंड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक गेट्स। और फ्रेंड्स, लॉजिक गेट को आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, जो भी हमारा एंड गेट हो गया, फिर और गेट हो गया, ऐसे जितने भी गेट्स हैं, इन सारे लॉजिक गेट्स के प्रिंसिपल पे हमारा PLC सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, लॉजिक गेट का किस तरीके से हम लोग इस PLC सिस्टम के अंदर यूज करते हैं, इसको आप लोग देख पाओगे बहुत आसानी से जब हम लोग प्रोग्रामिंग वाला पार्ट कवर करेंगे। यानी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे हम लोग इन सारी चीज़ों का यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं मेजर कंपोनेंट ऑफ PLC की। जो भी हमारा PLC सिस्टम होता है उसमें मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले होगा आपका इनपुट मॉड्यूल, ठीक है। इनपुट मॉड्यूल क्या करेगा? इनपुट मॉड्यूल आपका जो भी इनपुट सिग्नल्स हैं, चाहे वो आपके सेंसर हो गए, चाहे आपके लिमिट स्विच हो गए, या आपकी पुश बटन्स हो गई, तो यहाँ से जो भी इनपुट सिग्नल्स आएंगे उन इनपुट सिग्नल्स को हमारा जो प्रोसेसर है वो रीड कर सके, या उन इनपुट सिग्नल्स के साथ हमारा जो प्रोसेसर है वो कंपेटिबल हो सके, इसलिए हम लोग इनपुट मॉड्यूल का यूज करते हैं। लेट्स से जो हमारा सेंसर है वो एनालॉग फॉर्म में सिग्नल भेज रहा है, ठीक है, और हमें पता है जो हमारा प्रोसेसर होता है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, यानी जो हमारा डिजिटल सिग्नल है उसको समझता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको इनपुट मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। इनपुट मॉड्यूल क्या करेगा? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का यूज करेगा, जिससे जो भी हमारा एनालॉग सिग्नल है वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग इनपुट मॉड्यूल का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जो भी हमारा प्रोसेसर है वो कंपेटिबल हो सके जो भी हमारे इनपुट सिग्नल्स आ रहे हैं उनसे। सिमिलरली प्रोसेसर के आप राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे आउटपुट मॉड्यूल है। आउटपुट मॉड्यूल क्यों है? क्योंकि जो भी हमारा प्रोसेसर आउटपुट दे रहा होगा वो जो भी हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो भी हमारे सोलेनॉइड्स हो गए, कॉन्टेक्टर्स हो गए, अलार्म्स हो गए, एक्चुएटर्स हो गए, मोटर्स हो गई, इन पे जो भी हमारा आउटपुट जा रहा होगा वो कंपेटिबल हो सके प्रोसेसर के साथ, इसलिए हमको लगाना पड़ता है आउटपुट मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, लेट्स से कि जो हमारा प्रोसेसर है वहां से हमारा डिजिटल आउटपुट निकल रहा है, और उस डिजिटल आउटपुट को जब हम लोग आउटपुट डिवाइसेस पे भेजते हैं तो वो कंपेटिबल नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें आउटपुट मॉड्यूल पे DAC लगाना पड़ेगा, यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो आउटपुट मॉड्यूल क्या करेगा? एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके जो भी हमारे सोलेनॉइड हो गए, कॉन्टेक्टर्स हो गए, अलार्म्स हो गए, एक्चुएटर्स हो गए, इन सारे तक
वो एनालॉग फॉर्म में सिग्नल को भेजेगा। ठीक है, तो आपको इनपुट मॉड्यूल, प्रोसेसर, आउटपुट मॉड्यूल ये ऑलरेडी समझ में आ गया है। अब पावर सप्लाई की बात करते हैं। तो पावर सप्लाई क्यों यूज होता है कि जो भी हमारे प्रोसेसर हो गए इनको एक पर्टिकुलर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हो गई, जो भी प्रोसेसर हो गए, जो भी हमारी इनपुट डिवाइसेस हो गई, आउटपुट डिवाइसेस हो गई, इन सारी चीज़ों को एक पर्टिकुलर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। उस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा हमारा पावर सप्लाई। ठीक है, प्रोसेसर के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो। प्रोसेसर क्या होता है? आपका माइंड होता है, या आप बोल सकते हो आपका ब्रेन होता है। जो भी फंक्शन कोई कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है वो विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग डिवाइसेस। तो प्रोग्रामिंग डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर द डिजायर्ड प्रोग्राम विच विल डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। जो भी हमारा ऑपरेशन का सीक्वेंस होने वाला है उसके बारे में बताता है, और जो हमारा प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, चाहे वो इक्विपमेंट हो गए या फिर आपकी मशीन हो गई। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें एक प्रोग्राम की ज़रूरत होगी, और वो प्रोग्राम हम लोग प्रोग्रामिंग डिवाइस के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं मेमोरी में, या आप बोल सकते हो प्रोसेसर के अंदर। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स, बात की जाए मेमोरी की, तो पीएलसी के अंदर भी हम लोग मेमोरी के लिए रैम और रोम का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। पुश बटन क्या होता है? जस्ट लाइक आपका स्विच, जो हम लोग स्विच को ऑन और ऑफ करते हैं, एग्जैक्टली सेम वे में आप समझ लो पुश बटन होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे इस पर्टिकुलर स्लाइड में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं हम लोग ने ऑलरेडी समझ ली हैं अच्छे से। सबसे पहले प्रोसेसर, इट प्रोवाइड्स इंटेलिजेंस टू कमांड एंड गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ द एंटायर पीएलसी सिस्टम। तो जो हमारा प्रोसेसर होता है वो आपका ब्रेन की तरह वर्क करता है। तो जो भी पीएलसी सिस्टम के अंदर इंटेलिजेंस चाहिए होता है, जो भी एक्टिविटीज पे कंट्रोल चाहिए होता है, वो हम लोग विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर परफॉर्म कर रहे होते हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स, बात की जाए इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की, तो मैंने बताया था आपको कि जो भी हमारा इनपुट सिग्नल्स होते हैं वो आपका लेट से अगर एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में है, तो हमारा जो प्रोसेसर होता है उसको सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल चाहिए होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को कंपेटेबल बना सके तो इसलिए हमको इनपुट मॉड्यूल चाहिए होता है। इनपुट मॉड्यूल क्या करेगा? आपको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का फंक्शन प्रोवाइड करके देगा। जो भी हमारा इनपुट डिवाइसेस से एनालॉग सिग्नल आ रहे होंगे उसको इनपुट मॉड्यूल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और उस डिजिटल सिग्नल के साथ हमारा जो प्रोसेसर होता है वो कंपेटेबल होता है। सिमिलरली फ्रेंड्स, हमें पता है कि जो हमारा प्रोसेसर होगा वो डिजिटल फॉर्म में वर्क कर रहा होता है, तो वो डिजिटल सिग्नल सेंड कर रहा होता है। अब जो हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनको एनालॉग सिग्नल चाहिए, उनको कंपेटिबिलिटी के लिए, प्रोसेसर के साथ कंपेटिबिलिटी हो सके उसके लिए उनको एनालॉग सिग्नल चाहिए होता है। तो इसलिए हमको एक आउटपुट मॉड्यूल लगाना पड़ता है। आउटपुट मॉड्यूल क्या करेगा? इस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे। माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट्स विद आउटसाइड वर्ल्ड विथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस वाया अ सर्किटरी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जो भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है वो आउटसाइड वर्ल्ड, या आप बोल सकते हो जो भी सराउंडिंग में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनसे कम्युनिकेट कर पाता है विद द हेल्प ऑफ सर्किटरी, या आप बोल सकते हो ग्रुप ऑफ सर्किट। सिमिलरली लास्ट लाइन है, द सर्किटरी प्रोटेक्ट्स माइक्रो प्रोसेसर एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ पीएलसी फ्रॉम हाई वोल्टेज एंड करंट्स कमिंग टू द पीएलसी। तो फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ सर्किट जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है माइक्रो प्रोसेसर को, साथ ही साथ जो पीएलसी के अदर एलिमेंट्स हैं उनको किससे? फ्रॉम हाई वोल्टेज एंड हाई करंट्स। जो भी हाई वोल्टेज और हाई करंट के कारण आपका हार्म हो सकता था माइक्रो प्रोसेसर पे या फिर पीएलसी के अदर एलिमेंट्स पे, तो उसको हमारा ग्रुप ऑफ सर्किट्स प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आई थिंक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है प्रोसेसर, दैट मीन माइक्रो प्रोसेसर डज इट बेसिक फंक्शन लाइक टेकिंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रिटन इन द प्रोग्राम विच आर रिटन इन द मेमोरी। तो जो भी मेमोरी के अंदर प्रोग्राम स्टोर होता है उस प्रोग्राम के बेसिस पे जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है वो डिसीजन लेता है कि हमको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स, प्रोसेसर हमारा कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग का भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है इनपुट और आउटपुट के साथ। अब बात करते हैं ऑपरेशन की। तो ऑपरेशन की बात की जाए तो सबसे पहले पीएलसी क्या करेगा? पीएलसी चेकअप करेगा जो भी आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो ऑन है या फिर ऑफ कंडीशन में है। दैट मीन नॉर्मली ओपन कंडीशन में है या फिर नॉर्मली क्लोज्ड कंडीशन में है, एनओ कंडीशन में है या फिर एनसी कंडीशन में। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में आ जाइए, टेस्टिंग ऑफ इट्स ऑन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर फॉल्ट्स। तो जो भी आपके फॉल्ट होंगे उनका चेकअप करता है हमारा पीएलसी सिस्टम। पहले ये चेक करेगा कि भाई जो भी आपके हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उनमें किसी टाइप की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है देन पीएलसी विल कॉपी ऑल द इनपुट्स एंड देयर वैल्यू इनटू द मेमोरी। ठीक है,
अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं है, जो भी हमारा पीएलसी है वो एकदम नॉर्मल कंडीशन में रन कर रहा है, उस केस में क्या होगा कि जो भी हम लोग इनपुट दे रहे होंगे या जो भी हमारा इनपुट्स होगा वो सारा का सारा मेमोरी के अंदर कॉपी हो जाता है। ठीक है, देन जो आपका पीएलसी होगा वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, और प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो हर एक इंस्ट्रक्शन को एट अ टाइम एग्जीक्यूट कर रहा होगा। इस चीज को याद रखिएगा, वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ठीक है, और फाइनली लास्ट में जो पीएलसी होता है वो आउटपुट का स्टेटस अपडेट कर देता है। ठीक है, आपकी स्क्रीन में या जो भी आपका कनेक्टिंग डिवाइसेस होगी आउटपुट, उस पे जो फाइनल स्टेटस है वो रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ पीएलसी। पीएलसी की क्या एडवांटेज हैं उनको जानते हैं। तो सबसे पहले है रिलायबिलिटी। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग करने से क्या होगा कि जो भी हमारा वायरिंग है वो रिड्यूस हो जाती है, और जो भी आपको मॉडिफिकेशन करने हैं वो भी बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ट्रबल शूटिंग में भी आपको ईजीनेस आ जाती है। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग से जो भी चेंजेस होते हैं वो कर सकते हो, और आपको जो भी वायरिंग होती है वो भी आपकी यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली ईज इन डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन में भी इजीनेस आ जाती है क्योंकि सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग से गवर्न हो रही होती है। सिमिलरली कंप्यूटेशनल एबिलिटीज अलाउ मोर सोफेस्टिकेटेड कंट्रोल। अगर आपको कोई सोफेस्टिकेटेड कंट्रोल चाहिए, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स कंट्रोल चाहिए, तो वहाँ पे आप लोग बहुत आसानी से इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग की हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स आप लोग बता सकते हो कि पीएलसी के अंदर क्योंकि प्रोग्रामिंग का यूज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जो फंक्शनैलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी आपकी रिड्यूस हो जाती है। कैसे रिड्यूस हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे जो आपकी वायरिंग होती है वो काफ़ी कम यूज हो रही होती है इन कंपेरिजन विद हार्डवायर सिस्टम, जो भी हम लोग रिले लॉजिक का यूज कर रहे होते थे। तो फ्रेंड्स आई थिंक एडवांटेजेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 में आया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर पीएलसी। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट गिवन है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वॉज डेवलप्ड टू रिप्लेस द माइक्रो प्रोसेसर। बिल्कुल गलत है। माइक्रो प्रोसेसर को रिप्लेस करने के लिए पीएलसी का यूज नहीं होता। जो भी आपके रिले लॉजिक थे, रिले लॉजिक कंट्रोल, इनको रिप्लेस किया था हमारे पीएलसी सिस्टम ने। सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट है वायरिंग बिटवीन डिवाइसेस एंड रिले कॉन्टेक्ट्स आर डन इन इट्स प्रोग्राम। बिल्कुल सही है। हम लोग ने देखा है ऑलरेडी कि जो भी हम लोग यहाँ पे वायरिंग कर रहे होते हैं उसको रिड्यूस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है इट्स इनपुट आउटपुट इंटरफेस सेक्शन कनेक्ट्स इट टू एक्सटर्नल फील्ड डिवाइसेस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो भी हमारा इनपुट आउटपुट इंटरफेस होता है वो पीएलसी को कनेक्ट करता है एक्सटर्नल फील्ड डिवाइसेस के साथ। ठीक है, पीएलसी हम लोग यूज ही कर रहे हैं एक्सटर्नल फील्ड डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट है इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव वायरिंग इन द एप्लीकेशन। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एक्सटेंसिव वायरिंग हमारी यूज होती थी रिले लॉजिक कंट्रोल में। ठीक है, उसी को हम लोग ने रिप्लेस किया था विद द हेल्प ऑफ पीएलसी, और यहाँ हमने प्रोग्रामिंग की थी। ठीक है, प्रोग्रामिंग ने जो भी हमारा वायरिंग था इसको रिड्यूस कर दिया था। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और जो हमारा फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है, हम लोग दूर करेंगे मुस्कुरा के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।